Hello everyone. So today we are here to continue the lecture on casting. तो पिछले लेक्चर में हमने कास्टिंग को स्टार्ट किया था. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कास्टिंग. ठीक है. तो पहले लेक्चर में मैंने ये भी डिफाइन किया था कि हाउ कैन वी कॉल और वी कैन से हाउ कैन वी डिफाइन कास्टिंग. तो कास्टिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is a process of producing the solid objects by allowing liquid metal or we can say molten metal to solidify in a predefined mold cavity. ठीक है ना. तो कास्टिंग वो प्रोसेस है जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्टेन मेटल. किसी भी मेटल को पिघलाकर उस मेटल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये देख लो, वाटर समझ लो आप, है ना. जब हम किसी मेटल को भी पिघलाते हैं तो बिहेव करता है एज अ वाटर, यानी लिक्विड की तरह. तो जब भी हम किसी वाटर को किसी भी शेप के बॉटल में रखें तो उस शेप का वो गेन कर लेता है ना. अगर हम बॉटल में रखें तो बॉटल के शेप का वाटर हो जाएगा. अगर हम किसी बाउल में रखें, कटोरे में रखें तो कटोरे के शेप का हो जाएगा. सेम उसी तरह से अगर किसी भी हम लोग मोल्टेन मेटल को जिस शेप में अगर चाहे, जो हमारा डिजायर्ड शेप है, अगर उस शेप के पैटर्न में, है ना, यानी मोल्ड में, ठीक, अगर उस मोल्ड में अगर डालें, ठीक है, उस कैविटी में खाली स्पेस में डालें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो उसी शेप का हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा. ठीक. तो कास्टिंग जो है हमारा एक प्रोड्यूसिंग बोल सकते हो आप मेथड है किसी भी मेटल का या किसी भी प्रोडक्ट का निकालने का, है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का. अब इसमें क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के. तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, है ना, इसके बारे में बात करते हैं कि कास्टिंग जो है हमारे लिए कैसे एडवांटेजियस है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है या डिसएडवांटेज क्या है. तो अगर मैं पहले बात करूं इसके एडवांटेजेस की, तो क्या कह सकते हैं कि वी कैन प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स शेप, है ना. कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक. नेक्स्ट, ये जो हमारा प्रोसेस है वो इनएक्सपेंसिव बोला जाए तो ज्यादा चीप नहीं, सॉरी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कास्टिंग प्रोसेसेस, है ना, अदर प्रोसेसेस, सॉरी, जो और भी हमारा मेटल प्रोड्यूस करने का तरीका है शेपिंग का. जैसे आप समझ लो फॉर्मिंग, है ना, वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है ना. मेटल कटिंग, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी शेप का मेटल. बट इन सभी में से जो इनएक्सपेंसिव है और सिंपल है और ओल्डेस्ट है ना, वो कौन सा है हमारा कास्टिंग. तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनएक्सपेंसिव. ठीक. इनएक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसेस. ओके. नेक्स्ट क्या हो सकता है, लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना. इससे हम लोग एक लार्ज साइज के भी प्रोडक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अप्रॉक्स आप समझ लो अप टू 200 टन्स तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं साइज के. मतलब अगर हैवीनेस की बात करूं, अगर केजी में बात करूं या उसके वेट से रिलेटेड में बात करूं, तो लार्ज साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, 200 टन्स. एंड इट्स अ लार्ज क्वांटिटी, है ना, बहुत ही ज्यादा है. ये हम आपके मेटल फॉर्मिंग से निकालना बहुत ही मुश्किल है ना.
ओके नेक्स्ट, और इसमें क्या ऐड कर सकते हो आप? हाँ ओके, ब्रिटल एंड डक्टाइल materials can be produced. तो हम इस मेथड के थ्रू, कास्टिंग मेथड से हम लोग ब्रिटल मटेरियल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड डक्टाइल मटेरियल का भी प्रोडक्ट आउटपुट में ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक ओके, और नेक्स्ट अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बोल लो आप, ड्रॉबैक्स बोल लो, एनोमलीज बोल लो, सब एक ही चीज है। ठीक, तो इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हो एग्जांपल्स में, कि इसका जो है एग्जांपल्स आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन बोल लो। तो अगर बड़े साइज का मैं बात करूं तो जैसे कि आप मशीन बेड्स हो गया, मशीन बेड्स, ठीक ना, और आप बोल सकते हो गियर्स, है ना, और भी बहुत सारे चीजों में आपको ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिल सकता है, बहुत सारे पार्ट्स जो है वो इन्हीं से बनते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक ओके, इसके आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में पहला क्या हो सकता है कि जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आने वाला है कास्टिंग की मदद से, कास्टिंग प्रोसेस की मदद से, उसके सरफेस फिनिश जो है वो अच्छे नहीं होते, है ना, उसके सरफेस फिनिश जो है वो थोड़ा सा रफ मिलेगा इन कंपैरिजन टू अलग मशीनिंग प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हो आप, सरफेस फिनिश इज नॉट गुड। ठीक है ना, बहुत ही खराब होता है, अच्छे नहीं होता है, बैड होता है। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड कर सकते हो, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना, इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि आपको यू नीड टू गिव टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल के सॉलिडिफाई होने के लिए आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, और लेबोरियस भी होता है ना, बहुत ही इसमें मेहनत पड़ेगा आपको, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस। ठीक है ना, लेबोरियस। लेबोरियस ओके, नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इसमें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो इसमें इफेक्ट होता है हमारे, बोल सकते हो डिसएडवांटेज है इसका, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है यूनिफॉर्मली यहाँ पे नहीं बन पाता है हमारा कास्टिंग मेथड के थ्रू। अगर जो भी प्रोडक्ट हमारा आता है बाहर उसमें यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, और क्यों होता है, ड्यू टू दी नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा वो कहाँ पे होता है कास्टिंग में, है ना। तो जो कास्टिंग होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और ये क्यों आता है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। ठीक ओके, तो ये समझ में आएगा कि जो जो भी प्रोडक्ट हमारा
कास्टिंग मेथड से बनकर आता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलता है। वो भी क्यों? ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, मतलब बोल सकते हो हर एक पार्ट जो है वो एक रेट से कूल नहीं होता है ना। कोई पार्ट जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और कोई बहुत ही लेट से होगा, लेस टाइम में, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। तो वो भी बताएंगे आगे जाकर, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि वो कंडीशन कैसे और क्यों पैदा करता है और उसके रेमेडियल्स क्या है ना, वही बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें और क्या आप ऐड कर सकते हो? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स लाइक गैस डिफेक्ट, है ना। तो इसमें जो है, जो कास्टिंग से हम प्रोड्यूस करने वाले हैं हमारा मटेरियल या प्रोडक्ट, उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? डिफेक्ट्स का। तो डिफेक्ट्स पे हम कास्टिंग डिफेक्ट पे एक अलग लेक्चर ही बनाने वाले हैं। उसमें बहुत सारे आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और वो भी डिफेक्ट्स अलग अलग बोल सकते हो कैटेगरी में बटी हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, गैस डिफेक्ट, पिन होल डिफेक्ट, है ना, और भी मिश्रण, ये सब बहुत सारे डिफेक्ट है। वो आगे जाके वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है किसके डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर इस कास्टिंग प्रोसेस से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट वाला है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स लाइक गैस डिफेक्ट्स, ठीक ना। अभी यही आप समझो कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है बस गैस डिफेक्ट का, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आपको देखने को आगे मिलेंगे। तो हम मेरे साथ बने रहिए, हम आगे जाकर पूरे पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कास्टिंग का, ठीक। अगर आप इफ वांट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। तो आप बात करते हैं कास्टिंग के फर्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग में, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कास्टिंग में, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल कास्टिंग में, यानी टेम्पोररी कास्टिंग में। पहला हम बात करने वाले हैं आप सैंड कास्टिंग, है ना। तो सैंड से ही आपको नाम चल रहा है कि इसमें जो है सैंड का यूज होने वाला, ठीक है। तो बेसिकली अगर सैंड कास्टिंग में बात करूं तो हम ऑर्डिनरी सैंड को ही यूज करते हैं, है ना, विद सम एडिटिव्स और बहुत सारे मटेरियल्स ऐड करेंगे, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सैंड कास्टिंग में ऑर्डिनरी सैंड का ही यूज होता है। अब ये दो टाइप के फिर फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है ग्रीन सैंड एंड अनदर वन इज ड्राई सैंड। ग्रीन सैंड मीन्स द सैंड विच कंटेन्स मॉइस्चर इन इट, ऐसा सैंड जिसमें उसमें मॉइस्चर हो, उसे हमें बोलेंगे, यानी वाटर कंटेंट, वो हमें बोलेंगे ग्रीन सैंड, है ना। और इसकी मोल्डेबिलिटी बहुत ही बढ़िया होती है, मोल्ड होने की कैपेसिटी। ये है हमारा ड्राई सैंड। तो नाम ही आपको बता रहा हूं, ड्राई मीन्स वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सैंड, ऐसा सैंड जिसमें वाटर कंटेंट नेग्लेजिबल हो या ना हो, है ना, नहीं के बराबर, उसे हम बोलते हैं ड्राई सैंड। ओके, ये तो हो गया हमारा कि सैंड में बेसिकली दो टाइप का हमें भी पढ़ना है। इसमें बैकिंग सैंड भी आता है, जो कि बोल सकते हो आप अनयूज्ड और बर्न्ड सैंड से बनता है बेकिंग सैंड। और एक्चुअली जो है वो पैटर्न के अंदर, है ना, मोल्ड कैविटी के अंदर उसे लगाया जाता है, सो दैट वी कैन गेट अ गुड सरफेस फिनिश ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक। बाद में बात करेंगे, बेसिकली ये दो सैंड है। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है कास्टिंग के, वो हमें पता होने चाहिए, है ना, तभी हम अच्छे से कास्टिंग को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कास्टिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, ना, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक। फर्स्ट थिंग इज फ्लास्क, है ना। तो फ्लास्क किसे कहते हैं? फ्लास्क को अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड शेप ऑफ द प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फ्लास्क को तीन सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट
cope, second one is chick, and third one is drag. तो ये कोप, चिक एंड ड्रैग क्या होता है? पहले तो हम फ्लास्क समझते हैं. फ्लास्क बोल सकते हो. तो फ्लास्क जो है होता क्या है? एक्चुअली ये फ्लास्क ही है जो सैंड को इंटैक्ट करके रखता है, मतलब पकड़े रहता है ना. सैंड को पकड़े रहता है. एक तरह से एक बाउंड्री है ना, मेटालिक बाउंड्री, और जनरली स्टील का बना होता है जनरली. ठीक. तो आप अगर इसे देखोगे फ्लास्क को, तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप का होता है. ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है. पतली सी बाउंड्री रहेगी. ये हमारा है क्या? फ्लास्क. ठीक. अब इसमें ये आपको दिख रहा होगा टॉप व्यू, है ना. अगर इसे फ्रंट से देखूं तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा. फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा. अब ये कोप जो है ये, अच्छा आपको वहां दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर इस साइड पे हमने दिखा रखा है वहां पे डायग्राम. कोप, चिक एंड ड्रैग. बेसिकली हमारे यूज का ये दोनों है, कोप एंड ड्रैग. चिक कहाँ पे यूज होगा? अगर हमें बहुत ही लार्ज साइज का कोई कास्टिंग करना हो तो वहां पे हमें थर्ड इंटरमीडिएट एक और चिक की जरूरत पड़ेगी, है ना. आप देख रहे हो वहां पे ऊपर कोप है, नीचे ड्रैग है. अपर पोर्शन इज कोप एंड द लोअर बॉटम पोर्शन इज ड्रैग, और बीच में इंटरमीडिएट वाला जो है वो चिक है. वो यूज कब होता है? जब हमें लार्ज कास्टिंग करनी है ना. अदरवाइज हम कोप एंड ड्रैग से ही कास्टिंग करते हैं. ठीक है ना. तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड कोप, और ये है ड्रैग. ठीक. और ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन. पार्टिंग लाइन, जहां पे कोप एंड ड्रैग मीट्स ईच अदर, है ना. उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन. एंड अपर पोर्शन इज कॉल्ड कोप एंड द लोअर पोर्शन इज ड्रैग. और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे हमारा पैटर्न होता है. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज द, अच्छा हाँ वो भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, वही हम बात करते हैं. तो ये आप समझ गए कोप एंड ड्रैग. आई थिंक ये भी आपको समझ में आएगा. अपर पोर्शन इज कॉल्ड फ्रेम के अपर, सॉरी फ्लास्क के अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कोप एंड लोअर पोर्शन को बोलते हैं ड्रैग. ठीक है ना. चिक इंटरमीडिएट होता है हमारा. ओके. पैटर्न फिर क्या है? तब पैटर्न क्या है? पैटर्न इज द रेप्लिका. रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट. रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट to be made with some modification. With some modification. With some modification हमने क्यों लिखा? With some modification का मतलब बहुत सारे मेटल्स जो हैं जब वो सॉलिडिफाई होते हैं क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, यानी सिकुड़ते हैं. ऑब्वियस है कि अगर मेटल को आप कहीं पे पोर करोगे तो क्या होता है? मेटल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होता है ना. तो उसके कारण हमें पैटर्न में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं. और उन्हीं मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं आगे चलकर? अलाउंसेस, है ना. श्रिंकेज अलाउंसेस होगा, ड्राफ्ट देना पड़ता है ना, डबल श्रिंकेज अलाउंसेस होता है. ये सब पे भी हम बात करेंगे. श्रिंकेज पे, अलाउंसेस पे हम अलग से एक लेक्चर बनाने वाले हैं, बिकॉज अलाउंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पैटर्न या कास्टिंग मेकिंग में. ठीक है ना. कास्टिंग में
तो पैटर्न क्या है? रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू बी मेड विद सम मॉडिफिकेशन। जैसा हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसी टाइप के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टाइप के एक बोल सकते हो मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? पैटर्न, है ना। अगर हमें एक पेन बनाना हो, ये मार्कर, तो हम इसी टाइप का कोई वुड का लेंगे, है ना, वुडन एक पैटर्न लेंगे यहाँ पे, और इसी कोप एंड ड्रैग, कोप में भी क्या है आपका सैंड भरा हुआ है, ड्रैग में भी क्या है? सैंड, और इसे यहाँ पे रख के और ऊपर से मैं अगर इस सैंड पे रैमिंग करूँ, है ना, प्रेशर से, तो क्या होगा? इस पे जो है ये स्पेस इसके अंदर वाला, इसे छोड़कर बाकी पूरे जगह में ये जो डायग्राम है, ये जो पेन है, इसका क्या आ जाएगा? एक इमेज यहाँ पे बन जाएगा ना, अंदर में कैविटी जिसे बोलेंगे, कैविटी, और यहाँ से वापस इसे खोल के ये हम लोग निकाल लेंगे, और वो जो कैविटी खाली हो गया है ना, अब वहां पे अगर हम कोई यहाँ से कोई भी मेटल को पोर करेंगे, यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा गेटिंग सिस्टम है ना, गेटिंग सिस्टम में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गेटिंग सिस्टम, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, मैं बनाने वाला हूँ। गेटिंग सिस्टम में हम बात करें कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम जो है किसी भी मेटल को प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न क्या है? रेप्लिका, है ना, ये डुप्लीकेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर हमको ऐसा पेन चाहिए तो हम ऐसा वुड का लेंगे और यहाँ पे रखकर मिट्टी से ऐसे, बचपन में खेला करते थे हम लोग बहुत सारा, है ना, ऐसे हाथ पे रख देते थे मिट्टी, और ऊपर से आप उसे प्रेस करो और हल्के से बाहर निकालोगे तो मिट्टी के अंदर आप ही के हाथ का शेप का अंदर में रह जाएगा, है ना। तो वो आपका हाथ क्या था? पैटर्न, है ना, और अंदर जो है आपके हाथ का शेप बन गया, वो क्या है? कैविटी। अब अगर उसमें आप वाटर, अगर वो उसमें वाटर डालोगे या मोल्टेन मेटल डालोगे और उसे थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दो, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा आपके हाथ के ही जैसा शेप बाहर आने वाला है, ठीक। तो ये हो गया पैटर्न हमारा। अब आता है मोल्डिंग सैंड, है ना, जो इस सैंड इस कोप एंड ड्राई में हम डालने वाले हैं ना। तो मोल्डिंग सैंड में सिर्फ सैंड ही नहीं होता है, मोल्डिंग सैंड में हमारा और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसमें आपको सिलिका मिलेगा, नेक्स्ट उसके बाद क्ले है, नेक्स्ट वन इज वाटर, with some additives, ठीक। अब इसमें अगर परसेंटेज की बात करूं तो वाटर जो है आपको लगभग 2 to 8% वाटर, है ना, और सिलिका आपको अप्रोक्स 70% के आसपास आपको मिलेगा, है ना, और ये मे वेरी फ्रॉम 70 to 85%। ओके, नेक्स्ट जो है आपको क्ले जो है 10 to 20% आपको वेरिएशन में देखने को मिलेगा, 10 to 20%। अब क्ले में जो है बेनाइट भी यूज हो सकता है ना, और आपका कैलेनाइट भी यूज हो सकता है, जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, जो नेचुरली हमें मिलता है। अब एडिटिव्स में बात करूं तो 1% से 4% के बीच में हमारा एडिटिव्स इंक्लूड करते हैं। तब इन सभी के मेल से विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज वी मेड अ मोल्डिंग सैंड, है ना। मोल्डिंग सैंड में ये सभी का होना मस्ट है, बिकॉज ये सभी जो है वो क्या करते हैं? मोल्डिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब सैंड के मोल्डेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, और एडिटिव्स जो है एज अ बाइंडर यूज करते हैं, जो सभी को जोड़ के रखते हैं, है ना। इसमें मैंने बताया है क्या बेंटोनाइट होता है ना, हाँ बेंटोनाइट आपको मिलेगा, उसके बाद आपको कैलोनाइट मिलेगा, और भी बहुत सारा है, तो उसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोर, ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज कोर। तो कोर जो है एक्चुअली जहां पे हमें हॉलो ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, हॉलो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कोर। पैटर्न के अंदर ही होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक दिखा रखा है, आप देख लो वहां पे,
कि एक व्हाइट कलर का एक जो दिख रहा होगा व्हाइट पोर्शन, वो क्या है आपका हमारा प्रोडक्ट है, और उसमें ऐसे लगा होगा ब्राउन कलर का, वो क्या है कोर, मतलब इतने तक जहां पे ब्राउन है वहां तक तो कोई मेटल आने वाला नहीं है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो कोर कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हॉलो प्रोडक्ट, हॉलो प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पोरिंग बेसिन। पोर का मतलब डालना है ना, तो पोरिंग बेसिन मतलब जहां पे वो गेटिंग सिस्टम में, हम इसके बारे में सब पढ़ने वाले हैं, आप बस इस टर्म को बस देखो कि वो होता क्या है। जब हम गेटिंग सिस्टम पाएंगे तो एक एक करके सब पे डिस्कस करने वाले हैं, और आपको दिखेगा, विजुअलाइज होगा यहाँ पे कि वो एक्चुअली हेड है ना, तो वहां भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पोरिंग बेसिन क्या हुआ, पोरिंग बेसिन वो प्लेस है या वो पोजीशन है गेटिंग सिस्टम में जहां पे हम किसी भी मेटल को पोर करते हैं, है ना, लेडल से, फर्नेस से हमारे लेडल में आएगा, फर्नेस से पिघल कर मोल्टन मेटल हमारे लेडल में आया डायरेक्टली, और लेडल से कहां पे जाता है, ये पोरिंग बेसिन में, है ना। जैसे आप हाथ मुंह धोते हो ना, बेसिन, उसी टाइप से ये बेसिन है, सिंपल सी बात। तो उसमें हम बेसिन है पोरिंग बेसिन, है ना, जिसमें हमारा मोल्टन मेटल को हम डालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लेडल, है ना। इसके जस्ट अटैच होता है क्या, पोरिंग बेसिन के नीचे आपको आगे देखने को मिलेगा स्प्रू, है ना, आपको देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा स्प्रू, है ना। स्प्रू क्या है, एक पैसेज है, उस पैसेज से जो है ये पोरिंग बेसिन पे जो भी हमारा पोरिंग बेसिन पे जो भी हम मेटल मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं वो किसके थ्रू होके जाता है, स्प्रू के थ्रू, कहा हमारे गेटिंग सिस्टम में, है ना। तो गेटिंग सिस्टम में पूरा हम दिखाने वाले हैं। तो इसको ऐसे समझो आप, पोरिंग बेसिन आप सभी के घर में लगा होता है वॉशिंग बेसिन, है ना, तो इसी तरह से पोरिंग बेसिन है, और वो उस वॉश बेसिन के नीचे से एक पाइप गया हुआ है जो हमारे ड्रेनेज में जाता है। उसी तरह से आप ये समझो कि पोरिंग बेसिन है जिसमें हम मोल्टन मेटल को डालेंगे, और वो पाइप का रोल कौन अदा कर रहा है हमारे यहाँ, स्प्रू, है ना। और ये स्प्रू जो है एक बोल सकते हो नैरो होता जाता है ना, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो नैरो होता जाएगा, ठीक है, यानी टेपर, ठीक है। ये स्क्रू जो है धीरे धीरे वो नीचे की ओर गेटिंग सिस्टम की ओर टेपर होकर आता है, ठीक। तो स्क्रू और उसके बाद बहुत सारा आपको गेटिंग सिस्टम में मिलेगा। तो ये जो है बेसिक, हाँ इसमें एक और चीज है राइजर, आपको राइजर भी देखने को मिलेगा। राइजर क्या करता है, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजर क्या करता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट एक्सेप्शन ये है ग्रे कास्ट आयरन के साथ वो एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। तो राइजर जो क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे मेटल में, है ना, जब सॉलिडिफाई हो रहा है, तो जो हमने पैटर्न बनाया था, अगर मान लो 100 × 100 mm का, है ना, तो क्या हो गया उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर मटेरियल कम हो जाएगा, तो जो उसको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए वो कौन देगा उसको, राइजर। राइजर एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता है हमारे मोल्ड कैविटी से ही, है ना, एक राइजर है ऊपर की ओर जाएगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे गेटिंग सिस्टम में। बस ये समझ लो कि जो भी रिक्वायरमेंट है ना हमारे प्रोडक्ट का, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट उसको लिक्विड मेटल की है जरूरत है, तो कौन देता है, राइजर, है ना। तो आई थिंक जो है ये कास्टिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, और हमने सैंड कास्टिंग पे भी डिस्कस किया है, और सैंड कास्टिंग क्या है ये भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि मैं आपको पूरा समझा पाया। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और यहाँ जो बेल बटन है प्लीज हिट दैट बटन।
थैंक यू।